के सामने में हिंदी भाषा और उसके विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ। तो देखिए ये JRF UGC नेट JRF हिंदी साहित्य का पेपर 2 है, इकाई 1 है, विशेष अभ्यास हम कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या आपके सामने में 1 है। आप देखिए, हिंदी भाषा का संबंध जो है मुख्यतः किस भाषा परिवार से माना जाता है, यार पूछा गया है। ये आप 2002 से लेकर के 2026 तक भी अगर आप देखिएगा 25 में पूछा गया है। समझिए कि हर एक इम्पोर्टेंट इस सेक्शन में 1 साल में 2 बार जो होता है, एक अटेम्प्ट में ये पूछा ही जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो मेरा पूछने तक में आप हल कर लिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है। उत्तर है इसका भारोपीय भाषा परिवार। अब व्याख्या है इसका, हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा से संबंधित है और भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की भारत और ईरानी शाखा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके पास क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की सामान्यतः कितनी प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती हैं? आप इसका आंसर दें, मैं वेट करता हूं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की सामान्यतः कितनी प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती हैं? ये कितनी? तो मुझे लगता है आप लोग दे दिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर जो है वो बी है। बी नंबर क्या कहता है, देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है 1000 ईस्वी से अब तक है। तो यानी 3 माना गया है। इसका जो आंसर है करेक्ट है वो बी नंबर है और 3 है। अब चलते हैं आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने में ये रहा। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प्रमुख अवस्था कौन सी थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, और ये पूछा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प्रमुख अवस्था कौन सी थी दोस्तों? ये कौन सी थी? तो मेरे ख्याल से आप दे दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है सी है, संस्कृत। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य अवस्था में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत पाणिनि व्याकरण सम्मत का विशेष महत्व है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत मुख्यतः किन भाषिक रूपों को देखा जाता है, यानी किन भाषिक रूपों को देखा जाता है? बताइए इनका आंसर क्या है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत मुख्यतः किन भाषिक रूपों को रखा जाता है? बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो बी नंबर है, पाली और प्राकृत को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुमेलित करने में पूछा जाता है, पाली और प्राकृत के। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम जो है प्राकृत पाली है और द्वितीय प्राकृत शोषणी मागधी आदि और तृतीय प्राकृत जो है अपभ्रंश माने जाते हैं। इसके संदर्भ में मैंने एक क्लासेज को दिया हूँ यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। एक लंबी क्लासेज है, एक आधे घंटे की है, एक संपूर्ण है। आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं, जिसके पास कम समय है वो आधे घंटे वाले पहले देख लें, फिर आप चाहें तो लंबी वाली क्लासेज को आप देख सकते हैं। अब देखिए,
प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा से रहा था? पाली। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर जानते ही होंगे, फिर भी मैं समय दिया हूं। तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्धिक साहित्य से भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्धिक त्रिपिटक साहित्य यानी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो है पाली भाषा में रचे गए हैं और ये सुमेलित करने में पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भी आई आप लगा लें, ये पूछे जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं? प्राकृत शब्द का सामान्य अर्थ क्या माना जाता है? प्राकृत शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो क्या माना जाता है? बताइए। तो मेरे ख्याल से आप दे दिए होंगे। चलिए, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप माना जाता है। आंसर बी है। देखिए, प्राकृत शब्द का मूल अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात जन सामान्य द्वारा सहज एवं स्वाभाविक रूप से बोली जाने वाली लोक भाषा। प्राकृत शब्द का अर्थ जो है वो यही होता है। पूछा जाए तो यहाँ अर्थ है व्याख्या, इसलिए मैं दिया करता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जो भी आपको मिलेंगे ना, एक ही जगह एक ही प्रश्न में आपको 3 आंसर मिलेंगे। आप उसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। मैं तो चाहता तो आपको ए और बी करके भी पार कर सकता, लेकिन व्याख्या का मतलब होता है उस चीज़ से जुड़े आपके माने कि जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। अपभ्रंश का विकास मुख्यतः किस भाषिक अवस्था के बाद हुआ था? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और उर्दू। किससे हुआ था बताइए आप हमें कमेंट करके। हिंदी भाषा माने अपभ्रंश का विकास मुख्यतः किस भाषिक अवस्था के बाद हुआ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर सी है प्राकृत। देखिए, विभिन्न क्षेत्रीय प्राकृतों शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी आदि के विकास से अपभ्रंश रूपों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ प्राकृत से। आंसर सी है इसका। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, हिंदी के विकास को समझने में किस भाषिक अवस्था की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में ये प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये VBI आप लगा लें। हिंदी के विकास को समझने में किस भाषिक अवस्था की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? अपभ्रंश, अंग्रेजी, फारसी और अरबी। बताइए। मेरे ख्याल से आंसर आप दे दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। आंसर नंबर ए है। देखिए, हिंदी की उपभाषाओं व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रत्यक्ष विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्र रूपों से हुआ है। ए नंबर इसका आंसर है। ए नंबर पहले एक बार देख लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, या तो आप पहले एक बार सुन लीजिए, बाद में आप देख के आप साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा। उसमें आपका क्लियरिटी जो है वो क्लियर होते चलेगा। जो भी डाउट है हिंदी भाषा के विकास क्रम का इकाई 1 जो है उसी के संदर्भ में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए। अब आते हैं, आधुनिक मानक हिंदी के विकास में किस बोली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ओह, आंसर तो इसका दिख गया है। खैर, जब दिख गया तो मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ तो जब दिख ही गया तो मैं चर्चा अच्छे से कर देता हूँ। आंसर नंबर सी है इसका।
देखिए, आधुनिक युग में शिक्षा, प्रशासन, संचार और साहित्य की परिनिष्ठित मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली यानी कोरवी ही रही थी। सी नंबर खड़ी बोली है। आधुनिक मानक हिंदी के विकास में किस बोली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? प्रश्न संख्या ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये भी आपको लगेंगे कि मैं हर एक प्रश्न को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, लेकिन देखिए हर एक प्रश्न को मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलता हूँ। आज ऐसा है, जो आप पढ़िएगा सब पढ़ेगा, जो आप नहीं पढ़िएगा ना उसी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में किस युग का विशेष महत्व रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट है, ये सुपर मोस्ट है, आप लगा लें इस प्रश्न को मेरे हिसाब से सुपर मोस्ट। देखिए क्या कहता है प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में किस युग का विशेष महत्व है? तो देखिए, आदिकाल, भारतेंदु युग या भक्ति काल या रीतिकाल। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में किस युग का विशेष महत्व रहा था? बताइए। देखिए अब आंसर इसका देखते हैं। बी नंबर भारतेंदु युग रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के लेखकों ने नाटक, निबंध, उपन्यास व पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी गद्य को सुदृढ़ शिक्षा यानी दीक्षा दिया। क्या दिया? नाटक दिया। क्या दिया? नाटक दिया, निबंध दिया, उपन्यास दिया, पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी गद्य को सुदृढ़ दिशा दिया। किसमें? भारतेंदु युग ने। तो इस प्रश्न को क्या समझा जाए? इस प्रश्न को, ये भी सुपर मोस्ट है, इसको भी लगा लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में किस बोली को विशेष प्रसिद्धि मिली थी? ब्रज भाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, खड़ी बोली। किसको? अब समझिए, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति, हम भक्ति काल में क्यों चले गए? नहीं दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये भाषा की दृष्टि से उस प्रश्न को उठाया गया है। इस चीज को आप समझिएगा, ये प्रश्न जो है ये भाषा की दृष्टि से उठाया गया है। किसकी दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से। तो बताइए, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में किस बोली को विशेष प्रसिद्धि मिली? ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, खड़ी बोली, कौन सी है? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए नंबर ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है ना, कृष्ण भक्ति संप्रदाय में क्या है? अधिकतर ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई आदि कवियों ने कृष्ण काव्य के लिए मधुर व संगीतमय ब्रजभाषा को अमर बना दिया था। कृष्ण भक्ति में माने ब्रजभाषा है ना दोस्त, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है। और इसमें देखिए कौन है? सूरदास है, नंददास है, रसखान है, मीराबाई है, ये सभी हैं चारों। अब आगे बढ़ते हैं। अवधि का संबंध किस प्रमुख साहित्यिक परंपरा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? अवधि का संबंध, अवधि का संबंध जो है, हाँ, किस प्रमुख साहित्यिक परंपरा से विशेष रूप में जोड़ा जाता है? किससे? अवधि का संबंध राम भक्ति, छायावाद या प्रयोगवाद या नई कहानी, किससे जोड़ा जाता है? अवधि का विकास, कि हाँ यहीं से अवधि भाषा का विकास क्रम हुआ था। कहाँ से? देखिए इसका आंसर जो है ए नंबर है, राम भक्ति काव्य। अब राम भक्ति काव्य की गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और सूफी प्रेमाख्यानक जैसी कृत पद्मावत जो है अवधि भाषा की उत्कृष्ट कृतियां हैं दोनों, और दोनों सुपर मोस्ट है। तुलसी का रामचरितमानस, जैसी का पद्मावत इंपॉर्टेंट है। दोनों कौन सी भाषा में? अवधि में। किस में? ए नंबर राम भक्ति में रचित है। रामों का ही इसमें उल्लेख है ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। यहाँ तो सीधे साधे में ये तो माने कि एक ही साथ हो गया, तो इसमें पूछने क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? सामने में ही है, तो इसमें सोचना क्या? तो
मेरे ख्याल से देखिए अवधि है, अब क्या बोलेंगे इसको, वेट करना है इसमें, समझिए किस समय को ये करना हो। रामचरितमानस की ये रचना जो है दोहा चौपाई शैली में साहित्यिक अवधि बेसवाड़ी अवधि में की गई है। हाँ, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसी जगह कट हो गया था। तो देखिए अवधि है, अवधि का मैंने इस जगह चर्चा कर दिया। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में साहित्यिक अवधि में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सूरसागर की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? सूरसागर वो भी तुलसीदास का है। सूरसागर बताइए, भाषा पूछा जाता है दोस्त। अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली, किसमें किया गया है? तो चलिए आंसर देखते हैं, ब्रज भाषा है। देखिए क्या है, सूरसागर की भाषा मुख्यतः कौन सी है? तो देखिए ब्रज भाषा। महाकवि सूरदास ने अपने शब्दों, अपने संपूर्ण पदों व भ्रमर गीत की रचना ठेठ व लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा में किया है। किसमें? ब्रज भाषा में किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथिली के महान कवि के रूप में किसे विशेष रूप से जाना जाता है? मैथिली के रूप में, मैथिली जो है, मैथिली के महान कवि किसे कहा जाता है? मैथिली के महान कवि कौन कहे जाते हैं बताइए कमेंट करके। विद्यापति, कबीर बिहारी जैसी। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यापति है इसका आंसर। देखिए विद्यापति, विद्यापति है, विद्यापति कोई बोलता है। मैथिली कोकिल या महाकवि विद्यापति ने पदावली की रचना अपनी मातृभाषा मैथिली में करके इसे अमर बना दिया। मैथिली में विद्यापति ने मैथिली में किया है पदावली का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली के रूप में कौन जाना जाता है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बघेली? पश्चिम में स्थित है, बताइए। अवधी या ब्रजभाषा या भोजपुरी या बघेली, क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो है वो ब्रजभाषा है। सही आंसर जो है उसका ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी को बांगरू कहा गया है, बुंदेली और कन्नौजी। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये जो है ना, ये प्रश्न, इसको आप भी आई लगा ही लीजिए। ये पूछा गया है कई बार और मैं इस पर कटौती कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है क्या करना है नहीं करना है। प्रश्न संख्या 17। अवधी को सामान्यतः किस वर्ग की बोली माना जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पूछा जाता है ना, अधिकतर क्षेत्र में पूछा जाता है। देखिए अवधी जो है, अवधी ये सामान्यतः किस वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की या पूर्वी हिंदी की या बिहारी या राजस्थानी? कहाँ की? अवध जो है, ऊपर में तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का माना गया, पश्चिमी तो नहीं होगा इसमें। कहाँ है अवधि, आप ही बताइए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, कहाँ की बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो है पूर्वी हिंदी है। देखिए पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत माना जाता है। 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश है, याद रखिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अपभ्रंश, सोरसेनी, ये सब जो है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूछा जाता है। आप ही कंफ्यूज कीजिएगा, लेकिन जब तक एक ही चीज़ों को बार बार नहीं किया जाए तो क्लियरिटी नहीं होगा। भोजपुरी का संबंध सामान्यतः किस भाषिक समूह से माना जाता है? अब आप ही बताइए। ये प्रश्न जो है क्या माना जाए इसको? ये भोजपुरी का संबंध सामान्यतः किस भाषिक समूह से माना जाता है? बिहारी या पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी या पहाड़ी? क्या माना जाए इसको, बताइए। बताइए आप ही। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिहारी।
बिहारी उपभाषा वर्ग यानी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां शामिल हैं। इसमें भोजपुरी है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, किसके? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी की उपभाषाओं के संदर्भ में है ये। और ए नंबर इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की सामान्य रूपरेखा को व्यक्त करता है? ये सुपर मोस्ट लगा लीजिए आप, सुपर मोस्ट। ये जो प्रश्न है ये सुपर मोस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की सामान्य रूपरेखा को व्यक्त करता है? आप ही बताइए। ऐसे ही पूछा जाए, और ये देख करके नीचे में पूछेगा क्रम से लगाएं। हिंदी अपभ्रंश, प्राकृत संस्कृत, या संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या है? पाली, ये प्राकृत संस्कृत हिंदी अपभ्रंश, अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत हिंदी, क्या है बताइए। 19 नंबर का प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, हमें बताइए। मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज्ड कर रहे होंगे, फिर भी मैं इसलिए वेट करता रहा इस प्रश्न पर ज़्यादा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पर 4-4 दिए गए हैं क्रम से लगाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी और वेट करता हूँ 2 सेकेंड। आप डिसाइड कीजिए ना, ए, बी, सी और डी। डिसाइड कर लिए, आंसर दे दीजिए आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। देखिए बी नंबर है। बी नंबर क्या कहता है? संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। सही ऐतिहासिक अनुक्रम वैदिक लौकिक संस्कृत है। वैदिक बोलिए या लौकिक संस्कृत बोलिए, सीधा बोलिए तो संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो संस्कृत के जगह में वैदिक संस्कृत आपको याद रखना होगा, प्राकृत अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। बी नंबर यही है इसका क्रम, और क्रम ही आपको याद रखना होगा। ये भी जो है ये सुपर मोस्ट है, सुपर मोस्ट है, याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विकास को केवल संस्कृत से सीधे जोड़ना क्यों उचित नहीं है बताइए। हिंदी के विकास को केवल संस्कृत से सीधे जोड़ना क्यों उचित नहीं? हिंदी का संस्कृत से कोई संबंध नहीं है, या हिंदी के विकास में मध्य भारतीय आर्य भाषाओं और अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या हिंदी केवल फारसी से बनी है, या हिंदी केवल अंग्रेजी से विकसित हुई? क्या रहा है बताइए आप। देख लीजिए प्रश्न क्या है। हिंदी के विकास को केवल संस्कृत से सीधे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए बताइए। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, हिंदी के विकास को केवल संस्कृत से सीधे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्यों उचित नहीं है जोड़ना? उचित नहीं है कि वो अलग है ये अलग है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर क्या है बताइए। तो चलिए इसका आंसर बिना देर करते हुए देखते हैं। इसका आंसर जो है वो बी नंबर है। हिंदी के विकास में मध्य भारतीय आर्य भाषाओं और अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाषा का विकास स्वाभाविक व क्रमित होता है। संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के सदियों के भाषिक परिवर्तनों के बाद आधुनिक हिंदी का विकसित हुआ, यानी विकास हुआ। इसलिए अगर आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सुपर मोस्ट प्रश्न है, और इसका आंसर मैं टिक लगा देता हूँ। देखिए बी नंबर है। चलिए ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। और ऊपर में जो आपको ये हेडिंग लगते होंगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों यही है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। और जो इसके माने कि मेंटर हैं या क्रिएटर हैं वो हम ही हैं, शाहजहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आधुनिक हिंदी के संदर्भ में खड़ी बोली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है।
हम तो जो भी पढ़ते हैं हमको लगता है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हमारे से रहा नहीं जाता, इसलिए हम ज़रूर बोल देते हैं, बाकी आप लोगों को लगे। देखिए, मैं एक बात आपको इस जगह दोहराना चाहता हूँ, अगर आप न्यू प्लेयर हैं और न्यू जगह अगर खेल रहे हैं, हाँ, टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, तो आपको हर एक बॉल का सामना, हाँ, हर एक बॉल का सामना जो है बहुत संभल कर करना है। और जो अच्छे प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जो रूट हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, हाँ, ये सभी जो प्लेयर हैं, ये सभी लगभग हर एक माने कि बॉलर को खेल चुका है, तो उन लोगों को डर नहीं लगता है। वो लोग जानते हैं कि इस बॉलर का बॉलिंग जो क्वालिटी है वो माने कि स्पिनर है या फिर फास्टर है या फिर लेफ्ट आर्म ब्रेक है, ये जो भी है उस हिसाब से उनको डर नहीं लगता। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप सभी लोग नए हैं तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं बता देता हूँ, तो इतना तक मैं आप जरूर कर दिए होंगे। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, आधुनिक हिंदी के संदर्भ में खड़ी बोली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से अब मैं लगा ही देता हूँ VBI। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। आधुनिक मानक हिंदी के आधार के रूप में विकसित हुआ है क्या? बी नंबर आंसर है। आधुनिक मानक हिंदी के आधार के रूप में विकसित हुआ है। खड़ी बोली ने गद्य और पद्य दोनों में एक रूपता लाकर अखिल भारतीय संपर्क व ज्ञान विज्ञान की मानक भाषा का रूप धारण किया। आप इसका डेफिनेशन लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है आधुनिक हिंदी गद्य के विकास से विकसित रूप से संबंधित है? भारतेंदु युग, आदिकाल युग या भक्ति काल या रीतिकाल, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग आधुनिक हिंदी गद्य के विकास से विशेष रूप से संबंधित है? ये तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा युग है इसमें। भारतेंदु युग है ना। चलिए भारतेंदु युग है ना। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवेश द्वार और नवजागरण काल कहा गया है। प्रवेश द्वार, नवजागरण काल, भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा था? हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया के रूप में विशेष महत्व रहा था। बताइए, द्विवेदी युग या आदिकाल या भक्तिकाल या रीतिकाल, कौन सा है बताइए। A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, कौन सा आंसर होगा? आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखता हूँ मैं। आंसर नंबर जो है उसका A नंबर है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या है? तो देखिए द्विवेदी युग है A नंबर, द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 ईस्वी के माध्यम से खड़ी बोली की वर्तनी, व्याकरण और शब्द चयन का कठोर अनुशासन से परिष्कार किया। बहुत कुछ उन्होंने लिखा इस पे। द्विवेदी द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने इसका संपादक के रूप में इसका माने कि अपना महत्वपूर्ण भूमिका इस पे निभाया और संपादक के रूप में इसको संपादित किया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है, सूरसागर की भाषा अवधी है, या रामचरितमानस की भाषा अवधी और सूरसागर की भाषा ब्रज भाषा है, या दोनों रचनाएं खड़ी बोली में है? क्या है बताइए। बताइए, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखता हूं क्या है। C नंबर है। C नंबर क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी और सूरसागर की भाषा ब्रज भाषा है। आंसर लगा लें आप। देखिए, भक्ति काल में सगुन राम काव्य की प्रधान भाषा अवधी रही और सगुन कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही। बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन, आप देख लीजिए। व्याख्या करना मेरा इसका
मैंने कि प्रमुख मुझे लगा है, इसलिए मैं व्याख्या सभी में किया हूँ। इसमें आपका क्लियरिटी हो जाएगा क्लियर। देखिए, भक्ति काल में सगुन राम काव्य की प्रधान भाषा अवधी रही और सगुन कृष्ण काव्य की प्रधान भाषा ब्रज भाषा रही। इस चीज को आप देख लीजिए। लास्ट प्रश्न आज का देखता हूँ, हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? हिंदी के विकास केवल संस्कृत से हुआ, हिंदी का विकास केवल अपभ्रंश से हुआ, हिंदी का विकास एक दीर्घ भाषाई प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश तथा विशेष विभिन्न क्षेत्रीय भाषिक रूपों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, और हिंदी का विकास मुख्यतः अंग्रेजी से हुआ। क्या हुआ बताइए? बताइए। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर क्या है? मैं एक बार हेडिंग कर देता हूँ रेड करके। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? चलिए, अभी तक तो आप कर लिए होंगे। सी नंबर है। देखिए, हिंदी का विकास किसी एक भाषा से अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह भारतीय आर्य भाषाओं की 3500 वर्षों की सतत और समृद्ध और क्रमिक विकास परंपरा का परिणाम है कि आज हमारे पास हिंदी भाषा है। तो इसका सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए, लास्ट में हमारे पास एक चीज़ है। देखिए, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, और ये भी यूट्यूब चैनल है। मेंटर और क्रिएटर हम ही दोनों हैं। यूजीसी नेट हिंदी और हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ 2026 का प्रिपरेशन पूरा आप कीजिए। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, मंजिल आपकी सफलता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का टाइप और ये प्रश्न का क्वालिटी और प्रश्न का देखिए मैंने कि जो जिस हिसाब से मैंने तैयार किया हूँ, ये आप सभी दोस्तों को अच्छे लगे होंगे। तो आपसे मैं एक आशा और एक मैंने रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इससे में क्या होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन करने में अच्छा होगा। दोनों अगर देख सकिएगा तो कहीं चर्चा कर सकिएगा और दोनों को फ़ायदा होगा और सभी के लिए फ़ायदा है। और हमारा वीडियो आप सभी दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, ये क्लासेज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।